हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और तमाम लोग ऐप पर भी ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूरे साल का। क्या है? बजट 2024-25। तो बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं, आपको मैं बताऊँगा और बहुत ही आसान भाषा में बताऊँगा, क्योंकि बजट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। जो स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों को, कॉमन लोगों को भी समझ में नहीं आता है। तो इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। ज़रूरी ये जो एमसीक्यू हैं और साथ में डिटेल भी। ठीक है, तो ये 24 जुलाई का करंट अफेयर्स है और पूरा देखते जाइए आप। ठीक है, तो बजट है 2024-25। तो इस बारे में एक संक्षेप में बताऊं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का ये केंद्रीय बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया है। पिछली बार फरवरी 2024 में भी, अभी कुछ महीने पहले भी बजट पेश किया था, लेकिन वो क्या था? वो अंतरिम बजट था। और अभी जो जुलाई में पेश किया गया है वो पूर्ण बजट है। ठीक है, और ये देश का 5वां पेपरलेस बजट भी है, यानी डिजिटल बजट भी कहेंगे इसे। ठीक है, तो पूरे बजट को मैंने कई सारे प्रश्नों में या कहें कई सारे टॉपिक्स में आसान भाषा में बताने की कोशिश की है और वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो इन सब को शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाह रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ऐप में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ऐप जो है वो अपडेट नहीं कर पा रहे थे या उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, वो सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन एक बदलाव ये हुआ है कि हमारा जो ऐप है ना, वो अब शार्प लर्निंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्या? शार्प लर्निंग के नाम से जाना जाएगा और जो उसका आइकॉन है वो वही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए अब शुरू करते हैं और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है केंद्रीय बजट, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक करके ढेर सारे प्रश्नों को वो हम लेते हैं। ठीक है, तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ज़रा कमेंट ज़रा मुझे दिखा दें, जो ऐप वाले कमेंट हैं वो। ठीक है, हाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के आय और खर्च का लक्ष्य रखा है? इनकम और एक्सपेंडिचर का कितना टारगेट रखा गया है? देखिए, जो अभी वाला है वही आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फरवरी वाला जो था बजट वो भूल जाइए। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या होगा? यहाँ आंसर होगा 48.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 48.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये बजट पेश करती हुई निर्मला सीतारमण आपको देख रही हैं। कई लोगों के मन में ये भी फिर सवाल उठ रहा होगा कि एक वित्त वर्ष में 2 बार बजट क्यों? दरअसल इससे पहले वाला जो बजट था ना, वो अंतरिम बजट था, यानी केंद्रीय बजट वो अंतरिम था, एंट्रिम, और उसको फरवरी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ठीक है, ओके, तो ये पूरा क्लास चल रही है। हाँ, तो पिछला वाला जो था वो अंतरिम बजट था। अंतरिम इसलिए कहा गया क्योंकि क्या होता है, नियम ये होता है, पूर्ण बजट तभी पेश करती है कोई भी सरकार जब उसके पास पूरा वक्त हो, पूरे साल का, या फिर मतलब पूरे साल का वक्त हो, तभी वो पूरा पूर्ण बजट पेश कर सकती है। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब वक्त कम हो, यानी आगे लोकसभा चुनाव होना हो या सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला हो, तो अंतरिम बजट होता है। तो ये अभी जो है ना, वो क्या है, वो पूर्ण बजट इस बार का किया गया है। ओके, ये पूर्ण बजट है। अब इसमें देख लेते हैं इनकम का क्या है सिनेरियो, इनकम कितना आ रहा है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये बजट जो है ना, उसमें ये आय का जो लक्ष्य रखा गया है, जिसे मैंने पहले भी बताया, 48.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें 2 तरह से एंट्री हो रही है। इनकम 2 तरह की है। कौन कौन सी? एक है रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरा क्या है, वो कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट, उसको हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे उसको राजस्व प्राप्तियाँ। ठीक है, वो कितना है? 31.29 लाख करोड़ रुपए। और दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स, यानी पूंजीगत प्राप्तियाँ, वो है 16.91 लाख करोड़ रुपए।
अब आप कहेंगे कि ये दोनों क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुआ और कैपिटल रिसिप्ट क्या हुआ? इसका मतलब अलग अलग है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब हुआ कि सरकार को टैक्स के ज़रिए कई सारे जो इनकम प्राप्त हो रहे हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट का क्या हुआ? ऐसी रकम जो या तो लोन के ज़रिए प्राप्त हुई है या उसके पास जो एसेट है उसके ज़रिए वो रकम उसे मिली है, इनकम के तौर पर मिली है, उसके लिए टैक्स नहीं लगाना पड़ा है, तो वो हो गया, क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, पिछले जो वित्त वर्ष था ना, यानी 2023-24 का, उसके लिए जो बजट पेश किया गया था वो टोटल आय का अनुमान था 45.03 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, 45.03 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इस बार है 48.21 लाख करोड़ रुपए। तो ये तो आपने समझ लिया कि इनकम किस तरह से आ रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। अब आगे समझते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने रकम सरकार को आने का अनुमान है जो सरकार ने बताया है। ये पूरा का पूरा आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, ये इनकम के स्रोत हैं और इसको इस तरीके से समझाया गया। ये देखिए, द हिंदू से मैंने ये ग्राफिक्स लिया है और ऑथेंटिक है। तो यहाँ देखिए कि आप 27% यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज़। मतलब क्या हुआ? उधार व कर्ज या अन्य देनदारियाँ, उसके ज़रिए हमने ये प्राप्त कर रहे हैं। मतलब 27% जो टोटल बजट का कितना रकम हुआ, लगभग 16.13 लाख करोड़ रुपए होता है, वो हम क्या कर रहे हैं? अपने बजट का वो हम उधार ले रहे हैं, यानी कर्जा लेकर घी पीने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा 27% हम बोरोइंग कर रहे हैं, यानी हम उधार ले रहे हैं। दूसरी बात क्या है? सब उसके बाद जो स्थान आता है 19%, वो इनकम टैक्स के ज़रिए प्राप्त हो रहा है। फिर 18% वो हो रहा है जीएसटी एंड कुछ अदर जो टैक्सेस हैं उसके ज़रिए। फिर 17% ये कॉरपोरेशन टैक्स के ज़रिए इनकम प्राप्त होगा। 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट होगा, जो टैक्स के ज़रिए नहीं आ रहा है लेकिन रिसिप्ट हो रही है। और 5% जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, ठीक है, उत्पाद शुल्क कहते हैं, वो है। 4% कस्टम्स है, यानी सीमा शुल्क, विदेश से जो सामान आते हैं तो उस पर जो सरकार ड्यूटी लगाती है वो हो गया, ओके। और 1% है नॉन डेट रिसिप्ट, यानी नॉन डेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसी इनकम प्राप्त हो रही है जिसके लिए हमने ऋण नहीं लिया है, जो हमारे कुछ एसेट हैं उसके ज़रिए कुछ इनकम प्राप्त हुई है, वो है 1%, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने केंद्रीय बजट का ये देखा कि इनकम का क्या स्रोत है, ठीक है। इनकम के स्रोत ये तमाम ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि एक्सपेंडिचर यानी खर्चे का क्या हिसाब किताब है, खर्चा कितना कहाँ होने वाला है, ठीक है। और इसी के साथ पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों को। यूट्यूब पे जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं अपील कर रहा हूँ। चलिए, तो अब खर्चे का हिसाब किताब देखते हैं। तो बजट में क्या है? खर्चे का लक्ष्य वही है जितना इनकम का लक्ष्य है, कितना? 48.21 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। इसमें भी वही दो चीज़ें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जैसे वहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट था, यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे। पहले देख लेते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर लें। जो खर्चा है वो 37.09 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? वो 11.11 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, इंटरेस्ट पेमेंट। तो ये जो 37.09 लाख करोड़ रुपए जो खर्चा कर रहे हैं ना, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसी में हमने यानी हम खर्च कर रहे हैं 11.62 लाख करोड़ रुपए। मतलब इसी में जुड़ा हुआ है वो केवल और केवल हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मतलब जो साल दर साल जो कर्ज लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसको चुकाना भी है और उसका ब्याज भी चुकाना है, मतलब मूल भी चुकाना है, ब्याज भी चुकाना है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट इतना जा रहा है ये, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि ऐसा खर्च जो जैसे सैलरी में खर्च हो रहा है, ठीक है, कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसको मेंटेन करने में खर्च हो रहा है, वो सब हुआ।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम कुछ ऐसे खर्चे करने जा रहे हैं जिससे कि कोई चीज़ स्थापित हो रही है, ठीक है, उससे हमारे डेवलपमेंट होने जा रहा है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे पुल बनने जा रहे हैं, सड़कें बनने जा रही हैं, जहाज़ बनने जा रहे हैं, वायुसेना के लिए प्लेन खरीदने जा रहे हैं, तो इस तरह का चीज़ें जो ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। अब ऐप का लिंक आप लोग, कई लोग कमेंट कर रहे हैं, ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। शार्प लर्निंग के नाम से वो ऐप है, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ नाम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके तमाम कमेंट्स मैं आखिरी में लूँगा, क्योंकि क्या होता है कि बीच में इंटरप्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं खर्चे का हिसाब। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितना खर्चा होने वाला है, ठीक है, कहाँ कहाँ खर्चा कितना होने वाला है। इससे पहले जो देखा था आपने, ये वाला जो देखा था वो इनकम का था, कहाँ से कितना इनकम होने जा रहा है। अब हम खर्चे का देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। खर्च हम सबसे ज़्यादा कितना कर रहे हैं, एक गिलास दीजिएगा। खर्चा सबसे ज़्यादा कितना कर रहे हैं, 21%। ये स्टेट शेयर दिया जा रहा है टैक्स एंड ड्यूटीज़ का, मतलब जो टैक्स और ड्यूटीज़ ली जा रहे हैं ना जनता से, उनका कुछ हिस्सा होता है राज्यों का भी, ठीक है, तो वो राज्यों को दिया जाएगा, ये 21%। उसके बाद देखिए 19%, ये क्या है, ये है इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या है, ये वो पेमेंट है जो हमने साल दर साल जो लोन लेते गए हैं, और आज ये लोन बहुत भारी भरकम सिर पर बोझ है, और उसका केवल इंटरेस्ट पेमेंट करने में हमारा बजट का 19% तक खर्चा हो रहा है, ठीक है। इतना काफ़ी बड़ा खर्चा ये देखने को मिल रहा है, ओके। अब उसके बाद जो खर्चा है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये 16% खर्चा होने जा रहा है, यानी केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें खर्चा होगा। जिससे केंद्र प्रायोजित कौन सी होगी, जैसे मनरेगा हो गया, ठीक है। इसके अलावा हर घर जल योजना मान लीजिए आप, उसमें हालांकि सरकार, राज्य सरकार को भी देना होता है, लेकिन ये केंद्र को ये हो गया। इसके अलावा क्या हो गया, बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा जो है, जैसे सोलर बिजली को लेकर जो योजना है, ओके, तो वो सब योजनाएं, तो 16% इसमें खर्चा हो रहा है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 9%, ये फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफ़र होगा। यानी जो फाइनेंस कमीशन है ना अपने देश का, जो अलग अलग समय पर स्थापित किया जाता है फाइनेंस कमीशन, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। वो फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि राज्यों को भी बंटवारा करता है कुछ रकम, अलग अलग अगर ज़रूरत है राज्यों को, तो उसके लिए फाइनेंस कमीशन को ये अलॉट किया गया है कि वो ज़रूरत के मुताबिक राज्यों को भी दे सके, ठीक है, सहायता दे सके। अब क्या बात करते हैं डिफेंस के क्षेत्र में, 8% हम रक्षा क्षेत्र में ये हम खर्च करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो गया, जैसे 8% है। यहाँ इन दोनों में फ़र्क है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, यानी केवल केंद्र सरकार की जो स्कीम है, यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, मतलब केंद्र सरकार भी अपना फंड दे रही है, तो उस पर 8%। सब्सिडी अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो 6% टोटल उसका खर्चा हो रहा है, ठीक है। पेंशन पर जो तमाम केंद्र सरकार के जो कर्मचारी रहे हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके लिए ये किया जा रहा है, ऊपर भी लगा दीजिए, ठीक है। और ये पेंशन में खर्च हो रहा है, और अदर कुछ और भी ढेर सारे खर्चे हैं, उसमें ये 9% का ये खर्चा दिखाया गया है, ठीक है। तो आपने ये क्या समझा, आपने ये समझा कि हमारा खर्च बजट का क्या होने जा रहा है, ठीक है। देखिए शिक्षा वगैरह सब कुछ आगे हम बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डिफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा है। यहाँ पर क्या बात हो रही है, फिस्कल डिफिसिट यानी राजकोषीय घाटा की बात हो रही है। वो क्या होता है राजकोषीय घाटा, वो भी मैं बताता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4.9%, ठीक है, 4.9%।
रुपए में ही अगर ये आंकड़ा देखेंगे ना तो वो तकरीबन 16.13 लाख करोड़ रुपए होता है। मतलब इतना फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। ओके, और पिछले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8% पर रहा था और इस बार 24-25 में यह अनुमान लगाया गया है कि 4.9% हम रखेंगे राजकोषीय घाटा। ओके, अब सवाल यहाँ पर होगा कि फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, यानी राजकोषीय घाटे का मतलब क्या होता है। राजकोषीय घाटे को एक कैलकुलेशन के जरिए निकाला जाता है, जिसे टोटल नॉन डेट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल नॉन डेट रिसिप्ट। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब नॉन डेट एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि बिना ऋण का जो टोटल खर्चा हम करने जा रहे हैं, मतलब उसमें हम खर्चा करने के लिए मतलब लोन वो नहीं कर रहे हैं, बिना ऋण का, मतलब हम जो खर्च कर रहे हैं उसमें से जो लोन चुकाया हमने या इंटरेस्ट चुकाया उसको हटा दिए। दूसरा क्या है? नॉन डेट रिसिप्ट, मतलब बिना ऋण का रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट जो भी हुआ है, तो ये कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अब आप कुछ कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि क्या मतलब हुआ इसका। इसका मतलब हम आपको यहाँ बताते हैं। ठीक है, ये देखिए 16.13 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो अब मामला ये है, एक आंकड़े के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आंकड़ा, हाँ, ये जो देखा ना आपने, जो हमने एक तरह से आप इसको उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि जो हमने इनकम लिया है, तो इनकम जो हमने लिया है यहाँ पर, तो उसमें हमने इसको खर्च हटा दिया है, जो बोरोइंग किया हमने, यानी जो लोन लिया है उसको हटा दिया है, और उसके बाद एक्सपेंडिचर में से हमने जो इंटरेस्ट पेमेंट किया है उसको हटा दिया है। तो उससे जो होता है वो बचता है, क्या हुआ? वो हुआ फिस्कल डेफिसिट हुआ, यानी राजकोषीय घाटा कहेंगे हम उसको। ठीक है, मतलब कि हमें अपने जो खर्चा है, यानी जैसे उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए ना कि आपकी कमाई है 10,000 रुपये और आपके खर्चे हो गए हैं 14,000 रुपये, तो 4,000 रुपये लगभग आप जो खर्चा कर रहे हो कहीं ना कहीं से जुटा रहे हैं, यानी लोन ले रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, तो वो 4,000 एक तरह से फिस्कल डेफिसिट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस उदाहरण के तौर पर आपने ये समझा। ओके, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगला प्रश्न लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कितनी रकम यानी पेंशन के साथ आवंटित की गई है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 6.21 लाख करोड़ रुपए। कितना हुआ? 6.21 लाख करोड़ रुपए ये रकम होती है। ओके, अब इस सवाल में आपने ये भी देखा है कि यहाँ पर पेंशन के साथ की बात हो रही है, तो पेंशन के साथ है 6.21 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो इस बार जो रक्षा मंत्रालय है उसे कुल रकम जो मिल रही है वो 6.21 लाख करोड़ रुपए मिल रही है, और इसमें पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए भी हैं। ठीक है सर, आप उसमें जाइए। ओके, इसमें पेंशन के लिए 1.41 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना मिला था, जो डिफेंस बजट है उसे, तो 5.93 लाख करोड़ रुपए मिला था, और इस बार डिफेंस बजट में जो बढ़ाया गया हिस्सा वो 12.9% बढ़ाया गया है। और ओके, टोटल बजट का, सॉरी, इस बार टोटल बजट का जो डिफेंस बजट है, यूनियन बजट का, वो 12.9% हिस्सा है। ओके, पिछली बार ये 13% था, इस बार थोड़ा सा हम परसेंटेज की तुलना में कहेंगे तो वो कम है, लेकिन ऐसे आप आंकड़ों में देखेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है हमें। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, ये जो डिफेंस बजट होता है ना, उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। इसमें रेवेन्यू बजट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और पेंशन होता है। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? सैलरी वैलरी चली जाती है, इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बना हुआ है उसके मेंटेनेंस में खर्चा है वो सब चला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में इसमें हथियार और ज़रूरी सामान खरीदे जाते हैं। ठीक है,
और एक पेंशन हो गया, यानी रिटायर्ड कर्मियों को जो पेंशन दे दिया गया वो है ये। ओके, तो एक और बात हम लोग देखेंगे कि लगातार यहाँ पर क्या हुआ है कि लगातार तीसरे साल कैपिटल बजट में, यानी हथियारों के खरीद, सेना के मॉडर्न मतलब आधुनिकीकरण कहिए, तो उसके खर्चे में कटौती की गई है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा हो गया, बात हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर सवाल ये होगा कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उनको कितना आवंटित किया गया है, ये टोटल जो बजट है वो कितना आवंटित किया गया। तो इसका डिटेल बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप करंट फोर्स की तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो आप हमारा जो मेंबरशिप प्लान है वो ले सकते हैं। दो तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक है बेसिक मेंबरशिप प्लान और दूसरा है ISPCS मेंबरशिप प्लान। ठीक है, उसके ज़रिए आपके करंट फोर्स मतलब तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाती है। और हमारा ऐप है जिसका नाम अब हो गया है शार्प लर्निंग। ठीक है, शार्प लर्निंग, तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो उसके ज़रिए आप ये जो है ना तैयारी कर सकते हैं करंट फोर्स के एग्जामिनेशंस की। इसमें ISPCS के लिए ख़ास तौर पे तैयारी होती है, ख़ास तौर पे करंट फोर्स के, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान, और उसमें तमाम जो SSC, टीचर, पुलिस, रेलवे, इन सब के लेवल की तैयारी करवाई जाती है। हालांकि यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितने भी कोर्सेज हमारे लॉन्च हैं ना अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए, उसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक मेंबरशिप के जितने भी चीज़ें हैं वो खासतौर पर करंट फोर्स की वो इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। कई तरह के जो कोर्सेज हैं वो भी चल रहे हैं, जैसे SSC MTS का उसमें एडमिशन चल रहा है, CGL का कोर्स चल रहा है, NTPC रेलवे का वो कोर्स चल रहा है, RPF SI और कांस्टेबल वो कोर्स चल रहा है। आगे आने वाले वक्त में कई सारे बैचेज लॉन्च होने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्रालयों के बारे में, फिर आगे राज्यों के भी बारे में बात करेंगे। जो अपने से कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार को कितना मिला, दूसरे राज्यों को कितना मिला, ये सब भी बात करेंगे। तो यहाँ महत्वपूर्ण मंत्रालय देख लेते हैं कि किनको किनको कितना ये मिला है, मिली है रकम। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय की बात तो हमने पहले ही कर ली थी, 6.21 लाख करोड़ रुपए, और बिना पेंशन का अगर कहेंगे तो 4.54 लाख करोड़ रुपए ये होता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इसे कितना मिला है, तो इसे मिला है 2.78 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, उसके बाद रेल मंत्रालय देखेंगे 2.55 लाख करोड़ रुपए रेल मंत्रालय को दिया गया है। तो रेल मंत्रालय ने अपना इनकम भी जुटाया उसमें से। ठीक है, पहले ये हुआ करता था कि रेल मंत्रालय का अलग बजट बना करता था, लेकिन अब रेल बजट को इसमें शामिल कर दिया गया यूनियन बजट में। ठीक है, पिछले कई सालों से उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण, खाद्य सामाजिक वितरण, ये सब में ये 2.23 लाख करोड़ रुपए का ये बजट प्रावधान किया गया है। गृह मंत्रालय उसे 2.19 लाख करोड़ रुपए ये दी जाने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय को 1.85 लाख करोड़ रुपए देने का ये प्रावधान किया गया है। अभी देखें गृह मंत्रालय को इतना ज़्यादा क्यों मिल रहा है 2.19 लाख करोड़ रुपए। देखिए उसमें जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं ना वो सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, चाहे BSF हो गया, CISF हो गया, ITBP हो गया, ओके, ये और भी कई सारे जो केंद्रीय जो बल हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं और खर्चा गृह मंत्रालय को उठाना होता है, इसलिए इतनी रकम हम लोग देख रहे हैं। वित्त मंत्रालय को 1.85 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि वित्त मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट्स हैं कई सारे उसमें खर्चे होते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.8 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय उसे 1.37 लाख करोड़ रुपए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उसे 1.32 लाख करोड़ रुपए। जल शक्ति मंत्रालय 98,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 90,000 करोड़ रुपए। जो ये ज़्यादा जो रकम है वो यहाँ पर आंकड़े आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कितने किन किन मंत्रालयों को दिया गया। लेकिन अगर आप क्षेत्रवार आंकड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा आंकड़ा आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा। क्षेत्रवार अगर आंकड़ा देखेंगे उसमें, क्योंकि जैसे ये देख लीजिए ये क्षेत्रवार आंकड़ा है। जैसे क्या है यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग के, एक तो डिफेंस के लिए
1.54 लाख करोड़ रुपए हो गया, ये बिना पेंशन का हो गया। ओके, रूरल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो रूरल डेवलपमेंट में कई सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अलग थोड़ा आंकड़े नज़र आएंगे और यहाँ अलग आंकड़े नज़र आएंगे। रूरल डेवलपमेंट के लिए यानी जितने भी ग्रामीण विकास हो रहे हैं, वैसे तो यहाँ पर आप मंत्रालय को देखेंगे 1.8 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कितना है 2.65 लाख करोड़ रुपए ये होते हैं रूरल डेवलपमेंट में। ओके, तो ये क्या अंतर हो गया? तो रूरल डेवलपमेंट में कई सारी और चीज़ें हो रही हैं, जैसे दूसरे मंत्रालय जो कर रहे हैं काम। ओके, तो उस सब को इसमें जोड़ दिया गया। तो इसलिए ये आंकड़े आप कंफ्यूज मत होना कि मतलब कहीं और आपने पढ़ लिया वो और यहाँ पर कुछ और नज़र आ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सर्विसेज, इसमें टोटल अगर देखेंगे खर्चा तो वो 1.51 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे कृषि और किसान कल्याण तो ये 1.32 लाख करोड़ रुपए होता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और एलाइड यहाँ क्या किया गया, मतलब क्षेत्रवार बताया गया है कि इस सेक्टर में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। अब ये कृषि एवं किसान कल्याण जो कनेक्टेड है ग्रामीण विकास से भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हो रही हैं, और दूसरे भी मंत्रालय हैं, जल शक्ति मंत्रालय है वो भी इससे कनेक्टेड है, तो वो खर्चा इसमें जोड़ा गया। होम अफेयर्स की बात की गई है इतनी। एजुकेशन पे आप लोग कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, देखिए एजुकेशन पे पूरी तरह से उस एजुकेशन सेक्टर पे 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्चा करने का ये प्रावधान किया गया। IT एंड टेलीकॉम में सेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही, सेक्टर की बात हो रही है। IT एंड टेलीकॉम में इतने 1.16 लाख रुपए, हेल्थ पर 89,000 करोड़ रुपए ये देखने को मिल रहा है, एनर्जी पर इतना, और सोशल वेलफेयर पर 56,000 करोड़ रुपए है। ठीक है, हेल्थ पर 89,000 करोड़ रुपए। ओके, तो ये क्षेत्रवार हो गया और ये मंत्रालय के अनुसार ये डेटा हो गया। ओके, तो ये समझ रहे होंगे बात पूरी तरीके से। बहुत धीरे धीरे आसान भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि बजट को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और आपको बताने के लिए मुझे भी बहुत कई घंटे की तैयारी भी करनी पड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 का मुख्य विषय यानी थीम क्या है? इस बार जो बजट रहा है उसका थीम क्या तय किया गया था, टोटल थीम? आंसर का इसका उपरोक्त सभी यानी रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, MSME और मध्यम वर्ग। ठीक है, ये बताया गया है इसमें थीम। एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, MSME और मिडिल क्लास, ये 4 चीज़ों के पर आधारित ये पूरा बजट बनाया गया था। इन चारों इसको बजट की थीम ये आप देख रहे हैं, ये 4 है। ठीक है, अब अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2024-25 की 9 प्राथमिकताएं क्या हैं? तो वित्त मंत्री ने यानी निर्मला सीतारमण ने जो 9 टोटल प्राथमिकताएं बताई वो क्या क्या हैं, उसको मैं दिखाना चाहता हूं आपको क्या क्या है। पहली प्राथमिकता बताई गई है कृषि में उत्पादकता और लचीलापन यानी प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर। दूसरा क्या है? रोजगार और कौशल यानी एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल, ये बताया गया है। तीसरी बात है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, यानी क्या मतलब हुआ? इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इस बात को कहा गया है प्राथमिकताओं में। अगली प्राथमिकता है विनिर्माण और सेवाएं यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, ये बताया गया है। अगली है MSME को बढ़ावा देने के लिए समर्थन यानी सपोर्ट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME। ठीक है, MSME का फुल फॉर्म तो जानते होंगे, कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। चलिए अगला है शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन होगा केंद्रीय बजट 2024-25 में परियोजनाओं के लिए बिहार को कितने रुपए का पैकेज आवंटित करने का प्रावधान किया गया है? अब हम बिहार की बात कर रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 58,900 करोड़ रुपए। ठीक है, 58,900 करोड़ रुपए ये रकम आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। एक समझ लीजिए स्पेशल पैकेज के तौर पर दिया गया है। दरअसल बिहार में ना कई सारी सड़क परियोजना हैं, इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट होने हैं, उन सब के लिए ये सब
चीज़ें दी गई हैं, ऐलान किया गया है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देखिए। कई सारी सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कितने? 26,000 करोड़ रुपये। टोटल है 58,900 करोड़ रुपए। और सड़क परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे और बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को बनाने की घोषणा की गई है। तो जो भी बिहार के लोग या बिहार के एग्जामिनेशन देने वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो तो ध्यान से पूरा देखें। और क्या है मामला? बिहार के बिहार के पीर 35 जो कि भागलपुर में है, वहाँ पर 21,400 करोड़ रुपए की लागत से 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा हो गया। अगला क्या है? बाढ़ से निपटने और राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे ये। ठीक है, और क्या है? बिहार के महाबोधि मंदिर और विष्णुपद मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो ये जो है ना वो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें। और भी कुछ हैं। क्या है और कुछ? तो हिंदू, जैन और बौद्ध लोगों के तीर्थ स्थल माने जाने वाले जो राजगीर है, राजगीर के आसपास कई सारे, राजगीर है, पावपुरी है, नालंदा हो गया, तो यहाँ पर ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर उसको डेवलप किया जाएगा। और मतलब पहले से तो टूरिस्ट प्लेस है ही, लेकिन उसको और डेवलप करने की ये प्लान ये रखा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को टूरिज्म सेंटर की तरह विकसित किया जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। एजुकेशन पर काम कर रही सरकार, अब टूरिज्म को भी वहाँ पर सेंटर बनाएगी। बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, ये भी बात कही गई है। बिहार में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जाएगा। गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाए जाएंगे। ठीक है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ बिहार के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये की गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्या है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। इससे पहले बिहार की बात की थी और अब आंध्र प्रदेश की। और बताऊं मैं कि स्पेशल जो पैकेज है ना वो केवल 2 ही राज्य को अलॉट किया गया है, एक बिहार को, एक आंध्र प्रदेश को। क्यों? क्योंकि जो केंद्र सरकार है, मोदी गवर्नमेंट है, वो उसके 2 बैसाखी हैं। कौन कौन है? एक नीतीश कुमार है और एक चंद्रबाबू नायडू है। अगर ये दोनों हिल गए, हट गए, तो फिर सरकार गिर जाएगी, मोदी सरकार। तो उनकी डिमांड भी पूरी करनी पड़ी है, इसलिए हमने देखा कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज दिया गया। और अब आंध्र प्रदेश की बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 15,000 करोड़ रुपए। हालांकि आप सोचेंगे कम तो है, हाँ कम है। तो देखिए क्या होगा इसके ज़रिए ये होगा, आंध्र प्रदेश को मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो हुआ था ना, तो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, तो उसमें जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे नई राजधानी जो है अमरावती, उसको बेहतर ढंग से डेवलप करने की बात हो रही थी, तो वहाँ पर काम होगा। इसके तहत पानी, बिजली, रेलवे, सड़क, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें होंगी। अच्छा, ओके, और क्या चीज़ें हैं ये, चलिए। इसके अलावा क्या है? आंध्र प्रदेश की पलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। आंध्र प्रदेश को जो पिछड़े इलाके हैं वहाँ भी रकम मुहैया कराई जाएगी, सहायता दी जाएगी। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और युवाओं से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, क्या है रोजगार को लेकर। क्योंकि इस साल यानी इस लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को झटका लगा चुनाव में, तो अब रोजगार की बातें होने लगी हैं। ठीक है, ढंग से क्वेश्चन होगा यहाँ पर। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए हर साल 20 लाख युवाओं को टेक कंपनियों में इंटर्नशिप के दौरान हर महीने कितने स्टाइपेंड देने का ऐलान किया है। मतलब स्टाइपेंड ये सरकार देगी अपनी तरफ से। ठीक है, ताकि वो प्रोत्साहित हो सके जो तमाम कंपनियां हैं और फिर मतलब नौकरी पे भी रख सके। आंसर क्या होगा इसका? 5,000
रुपए मिलेंगे बच्चों को, लड़कों को। अब इसमें क्या है, थोड़ा और डिटेल बात कर लेते हैं। कई तरह की चीज़ें, एक तो ये है कि 5,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। करीब 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, यानी हर साल 20 लाख जो युवा हैं उनको इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी, और इस दौरान 5,000 रुपये स्टाइपेंड सरकार की ओर से मिलेगा, यानी सरकार देगी, ठीक है। और भी कई सारी घोषणाएं हुई हैं नौकरी को लेकर, कई सारी स्कीम है। स्कीम ए के तहत ये किया गया है कि सरकार अब सभी फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं को 3 किश्तों में 15,000 रुपये देगी। इससे अनुमानित 2.1 करोड़ युवाओं को फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि स्कीम बी, उसके तहत पहली बार नौकरी पाने वाले जो लोग हैं उनको पहले 4 साल तक EPFO यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के ज़रिए एम्प्लॉयड लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा, और ये इंसेंटिव नौकरी पाने वाले युवाओं और कंपनियों दोनों को मिलेगा। और अभी तक ऐसा होता था कि इस तरह के ये वाली जो फैसिलिटी थी ना, वो केवल PLI जो स्कीम होती थी ना, प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम, तो उसके तहत सरकार कंपनी को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव दिया करती थी, ये वाला EPFO में। तो अब क्या है कि करीब 30 लाख युवाओं को फ़ायदा होने का अनुमान है, ऐसा कहना है। और क्या है, इसके अलावा एक और स्कीम है, स्कीम सी। इसके तहत नई नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार जो है EPFO के ज़रिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपये देगी, और सरकार का कहना है कि इससे 50 लाख नई नौकरियां जो है ना वो प्रदान होंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा, वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 के दौरान कितने फसलों की जलवायु अनुकूल कितनी नई किस्में लाने का ऐलान किया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आजकल तो ट्रेंड हो गया है। तो यहाँ पर अब सरकार में भी क्या कर रही है कि जलवायु अनुकूल, जब पूरी दुनिया से प्रेशर पड़ रहा है जलवायु को लेकर, तो सरकार ने कहा है कि जलवायु अनुकूल ये किस्में लाई जाएगी। अब जलवायु अनुकूल किस्मों का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, ठीक है, लंबे समय तक गर्मी बढ़ने लगी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगी है, तो ऐसे में इसका असर फसलों पे भी हो रहा है। तो अब क्या है, उससे बचने के लिए नई नई किस्में फसलों की बनानी होंगी, जिसके ज़रिए किसान की उपज पूरी हो सके और देश के जो अनाज भंडार है वो भी भर सके, ठीक है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का बड़ा असर तो मनुष्यों पर तो हो रहा है, साथ में फसलों पर हो रहा है, और फसल जब गड़बड़ होगी, कम उत्पादन होगा, तो आदमी खाएगा क्या। तो इसके लिए ये स्पेशल काम किया गया है, और ये है कि 32 फसलों की 109 नई किस्में ये जारी की जाएंगी। ये कहना है केंद्र सरकार का, यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, क्या क्या कहा गया है। ये कहा गया है कि अगले 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से, यानी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कराई जाएगी, ओके। और जो ग्रामीण पंचायत हैं उन सब के माध्यम से ये सब काम किया जाएगा, ठीक है। और क्या किया जाएगा, और यह कि किसानों द्वारा खेती के लिए 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसल, जो मैंने क्वेश्चन में दिया था, तो उसकी 109 नई उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी, ठीक है, समझ गए बात। और क्या बात होगी, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों में आत्मनिर्भरता लाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, ओके, ये बनाई जा रही है रणनीति। अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो ये है वो देख लेते हैं कि टैक्स स्लैब में, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है इस बार, ठीक है। क्या किया गया है, इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव किया गया है। देखिए अभी क्या है ना, 2 तरह के रिजीम हैं इनकम टैक्स के, एक है नई रिजीम और एक है पुरानी रिजीम, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन होता है लोगों को कि क्या वो चुन सकते हैं, नया चुन सकते हैं या पुराना चुन सकते हैं, ठीक है। तो ये है कि उसमें बदलाव कर दिया गया है, ये देख रहे हैं आप। इस बदलाव के तहत क्या किया जाए, तो अब पहले भी ये देखिए
पुरानी दर यानी पिछले साल की दर है। एक और बात बताऊं मैं कि दो तरह के रिजीम हैं, यानी एक पुरानी है 2022-23 से पहले जो इस्तेमाल होती थी वो भी अब इस्तेमाल हो रही है, और एक फिर सरकार ने नई रिजीम लाई थी और उसमें थोड़ा फ़र्क किया था। तो अभी क्या किया गया ना, उसमें जो नई रिजीम है उसमें 3 लाख तक तो ज़ीरो है, और इस बार भी ज़ीरो कर दिया गया है। पुरानी पिछली बार 3 से 6 लाख में 5% का टैक्स था, अब क्या किया गया है 3 से 7 लाख में 5% का टैक्स दिया गया। हालांकि कई चीज़ों में ये 5% की छूट मिल जाती है, तो फिर ज़ीरो ही हो जाता है। पहले 6 to 9 लाख पे 10% लगता था, अब 7 to 10 लाख पे 10% लगा करेगा। 9 से 12 लाख पर 15%, तो अब 10 से 12 लाख पर 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख पर 20% पहले, तो वही अभी है। 15 से ज़्यादा तो वो 30% ही लगा करेगा। लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। जैसे क्या है कि 7 लाख तक की कमाई पर 20,000 रुपये का टैक्स बनता है। तो न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 20,000 रुपये माफ़ कर देती है। मतलब 7 लाख तक के इनकम पर टैक्स नहीं। इससे पहले पिछले साल तक 6 लाख की बात हो रही थी। दूसरी ओर क्या है कि सैलरीड पर्सन जो है ना, उसको 75,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, उसका फ़ायदा मिलेगा इसी के तहत। ठीक है, इनको 20,000, इनको 75,000 का। तो इससे क्या है कि यानी जो सैलरीड क्लास है, सैलरी जो पा रहे हैं, उनको अब 7.75 यानी 7.25 लाख रुपए तक की आय पर जो है ना वो टैक्स फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये न्यू टैक्स रिजिम है। पुराना टैक्स रिजिम भी चल रहा है, वो भी एक्टिव है। उसमें ये होता है कि 2.5 लाख पर 0%, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से अधिक पर 30%। लेकिन दोनों रिजिम में फ़र्क होता है। इसमें क्या होता है कि जो जैसे बहुत सारी छूट प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप कहिए कि इंश्योरेंस करवा लिया आपने तो उसके तहत छूट मिल गई, होम लोन ले लिया तो उसके तहत छूट मिल गई, पुराने टैक्स रिजिम के तहत। नया टैक्स रिजिम जो है ना, उसमें तमाम बाकी छूटें हट जाती हैं। ठीक है, ओके, तो ये पूरी बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते मैं समझा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं जो कई सारी योजनाएं हैं ना, जिसके बारे में ऐलान किया गया है कि उस पर जो दिया जाएगा, मतलब आवंटन किया गया है रकम, वो कितना है। जैसे हम देख रहे हैं मनरेगा, उस पर कितना है 86,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया जाएगा। पिछले साल ये यानी पिछले फाइनेंशियल बजट एंट्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, 2023-24 वाली में, उसमें ये 60,000 करोड़ था, वो बढ़ाया गया। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर खर्चा किया जाएगा 2,228 करोड़ रुपए, पहले कम था 442 करोड़ रुपए था। सेमीकंडक्टर डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, इसके डेवलपमेंट पर 6,903 करोड़ रुपए ये खर्चे किए जाएंगे। महिलाओं और लड़कियों के लिए भी ये बातें कही गई हैं कि महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, उसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री बिजली मिलेगी। ये पहले भी चली आ रही है बात और अभी फिर से रिपीट की गई है। और क्या है, मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी हटा दी गई है। ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, विदेश से जो सामान आ रहा है ना, उस पर जो टैक्स लग रहा है उसकी बात हो रही। मुद्रा लोन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। 100 शहरों में और उसके आसपास निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क वो बना दिए गए हैं, तो उससे फ़ायदा मिलेगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, औद्योगिक पार्क मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया वो, और उसमें छूट भी मिल जाती है बहुत सारी टैक्स वैक्स की। खनिजों के लिए एक खास चीज़ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। खनिजों के लिए घरेलू उत्पादन, रिसाइकलिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों के अधिग्रहण करने के लिए एक चीज़ मिशन स्थापित किया जा रहा है। उस मिशन का नाम क्या है, महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ठीक है,
महत्वपूर्ण खनिज मिशन ये स्थापित किया जाएगा। और इसके ज़रिए क्या किया जाएगा? इसके ज़रिए आपके जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उसकी रिसाइकलिंग, उत्पादन, ये सब, और विदेशों में जो क्षेत्र हैं उसके अधिग्रहण का काम किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज का, और बजट से रिलेटेड पूरा आपने देख लिया। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा।